तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी या फिर अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आपको इसमें मेंस का आंसर लिखने के लिए बताया जा रहा है। चाहे आप बिगनर हो यानी कि जीरो से हो, और जीरो से हाई लेवल तक का प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है, कहां पर मैप लगाया जाएगा, कहां पे फ्लो चार्ट लगाया जाता है, सब स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा आपको कि कैसे आप मेंस में हाई स्कोर कर सकते हो। क्योंकि वो तो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे अन्य स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, मेंस ही आपको डीएम बना सकता है। ठीक है, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर का संरचना कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, उत्तर का संरचना तीन भाग में जाता है। सबसे पहला भाग जो रहता है उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि भूमिका कहते हैं। आपको कोई भी आंसर लिखना है तो सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन बनाना है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन जो देना है वो कम से कम 10 से 15% होना चाहिए। 10 से 15% कहने का मतलब ये है कि अगर 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपको कितना, लगभग 15 से 20 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, 15 से 20 शब्दों में, या फिर आप इसको बढ़ा के 30 शब्दों में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, 15 से 30 शब्दों के भीतर आप इंट्रो लिखना है। और इसमें आपको क्या देना है, तो इसमें परिभाषा दे देना है, वर्तमान संदर्भ बता देना है थोड़े से भाषा में, थोड़े से लिखकर, और उसमें डेटा और तथ्य थोड़ा सा बता देना है। ये आपका इंट्रो हो जाएगा। उसी के बारे में जो प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे लिखें। ठीक है, मुख्य भाग में क्या होता है, मेन बॉडी में ये आपको ज्यादा 70 से 80% कंटेंट यही डालना है, मुख्य भाग में ही। यहाँ प्रश्न के सभी भागों का सीधे उत्तर देना चाहिए। ठीक है, और सटीक जो प्रश्न, याद रखिएगा कि जो प्रश्न में पूछेगा, जो कीवर्ड्स पूछेंगे आपको उसी पे फोकस करना है, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो कंक्लूजन में आपको वही 10 से 15% में छोटा सा कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि 150 शब्दों में लिखना है। दो प्रश्न आते हैं दो प्रकार के, एक प्रश्न आते हैं 10 मार्क्स के और दूसरे प्रश्न आते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, जो 10 मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं वो आपको हो जाएंगे 150 के, 150 वर्ड्स में लिखने का। और जो 15 नंबर का प्रश्न रहता है वो 250 मार्क्स का लिखने और 250 वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जाता है। और निष्कर्ष हमेशा 10 से 15% शब्द में ही दें, और यह हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और समाधान आधारित होना चाहिए। जैसे समस्या पूछ रहा है तो आपको समाधान आधारित होना चाहिए। निष्कर्ष देखिए, हमेशा सकारात्मक लिखा करें, और फ्यूचर का क्या उसमें है वो लिखना है आपको। जो फ्यूचर का क्या दृष्टि है उसके व्यू में आपको वो भी लिखना है। ठीक है, तो आप ये तीन भूमिका को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बॉडी तैयार करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्व एवं इसके आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो क्या सबसे पहले भूमिका लिख दिया गया है, और भूमिका में आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज लिख सकते हो। जैसे कि सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता है। आप कुछ भी मतलब लिख सकते हो, तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ऐसे आप दे सकते हो, लेकिन ये बॉक्स नहीं बनाना है, वो तो सब समझाने के लिए लिखा गया है कि भूमिका अलग लिखा जाएगा। वही 10 से 15 से 20 या 25 शब्दों में आप लिख सकते हो। ठीक है, मुख्य भाग में आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। अगर वैसे फ्लो चार्ट का बात आगे बताएंगे कि मैप का बात। मुख्य भाग में आपको जो प्रश्न में पूछा जाएगा उसको आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज लिखा जाएगा। ठीक है, और कंक्लूजन में वही जो यहाँ पे बता दिया गया है, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और समाधान आधारित होना चाहिए। पहली बात तो ये तीन बात को समझ लेंगे कि हमारा आंसर जो होगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। अब बात चलते हैं कि उत्तर लिखने पैराग्राफ कैसे दें, पॉइंट में या पैराग्राफ में दें, बुलेट पॉइंट्स में दें या कैसे दें, उसको समझ लेते हैं जरा कि आंसर लिखे कैसे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पैराग्राफ में लिखा जाए आंसर या पॉइंट्स में लिखा जाए।
तो देखिए आंसर दोनों प्रकार से लिखे जाएंगे, आपको पैराग्राफ और पॉइंट्स, लेकिन ये सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है। जैसे देखिए पॉइंट में बुलेट पॉइंट के फॉर्म में आपको जीएस पेपर 1, 2, 3 ये सारे तीनों जीएस पेपर में आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, ठीक है। यह परीक्षक के लिए पढ़ने में आसान होता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज पॉइंट वाइज रहेगा तो शिक्षक आसानी से पढ़ेगा, और शिक्षक को जो चीज आसानी में पढ़ने में लगेगा उसमें नंबर वो देगा, ठीक है। पैराग्राफ कहाँ, तो याद रखिएगा एथिक्स के पेपर और निबंध का पेपर, एथिक्स का पेपर होता है जीएस 4, ठीक है। और ये दोनों पेपरों को लिखने के लिए आपको पैराग्राफ में आंसर देना पड़ेगा, बुलेट पॉइंट में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि निबंध है और एथिक्स है। और एक बात और है कि अगर आप किसी भी प्रश्न का, चाहे वो 1, 2, 3 कोई भी जीएस पेपर का हो, भूमिका लिखना हो या फिर उसका निष्कर्ष लिखना हो, तो ये पैराग्राफ में लिखिएगा, ना कि बुलेट पॉइंट में। बुलेट पॉइंट में क्या लिखना जाएगा, तो खाली जीएस पेपर 1, 2, 3 का मेन का जो बॉडी होता है, यानी कि मुख्य भाग जो होता है वो लिखना है। और एक बात यहां रखें कि हमेशा छोटे छोटे स्पष्ट वाक्य लिखें, 10 से 15 शब्दों में लिखें, मतलब जो आप पॉइंट लिखते हो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 10 से 15 शब्दों के बीच लिखिए, क्योंकि समय सीमा रहता है और शब्द सीमा रहता है, ठीक है। तो ज्यादा लिखोगे तो समय जाएगा और शब्द भी क्रॉस कर जाएगा और आपका आंसर भी अटपटा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे जीएस पेपर 1, 2, 3 में क्या आ सकता है, पॉइंट के जैसा लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है। लेकिन अगर निबंध का एथिक्स का पेपर हो या भूमिका और निष्कर्ष हो तो आपको ऐसे पैराग्राफ में लिखना है। बुलेट पॉइंट समझ में आ रहा है, देख सकते हैं पॉइंट पॉइंट, और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। और हमेशा याद रखिए कि जो मेंस का आंसर लिखा जाएगा, मेन बॉडी, वो हमेशा छोटा छोटा पॉइंट में बना के लिखिएगा, या नहीं कि पैराग्राफ, क्योंकि देखिए पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या बुलेट पॉइंट पढ़ने में बहुत आसान होता है और बहुत आसानी से टीचर समझ भी लेंगे, ठीक है। और आपका हम उत्तर हमेशा साफ सुथरा बनाइएगा, संतुलित होना चाहिए और प्रासंगिक बनाए, ठीक है। मतलब कि जो प्रासंगिक कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उससे भटके ना, वहीं रहें, उसी को बताना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैपिंग। मैप कहाँ बनाए, पूरे आंसर में मैप भी बनाना होता है, क्योंकि देखिए अगर मैप बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, तो आपका आंसर सुव्यवस्थित सुगठित लगेगा, मतलब बहुत अच्छा से बनाया हुआ, और एग्जामिनर को प्रेजेंट करने में और कॉपी आपकी अच्छी लगेगी और एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वो ये समझेगा कि आपके अंदर नॉलेज है, तब आप फिगर के माध्यम से किसी भी चीज को समझा रहे हो, ठीक है, तो वो नंबर ज्यादा देगा। सबसे पहले आता है कि नक्शा केवल सजावट नहीं है, यह आपके उत्तर को प्रमाणिक बनाता है। प्रमाणिक कहने का मतलब यह है कि एक प्रमाण देता है कि आपको यह उत्तर का प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे ढंग से आता है, ठीक है। पहली बात है कि बनाए कब, देखिए जब प्रश्न में कोई भौगोलिक क्षेत्र या संसाधन या अंतरराष्ट्रीय संबंध या ऐतिहासिक स्थल पूछा गया हो, तब आप मैप का प्रयोग करें। कॉपी के किस हिस्से में बनाना है, तो हमेशा याद रखिए कि मुख्य भाग में जो मेन बॉडी होता है, पेज के दाईं तरफ राइट साइड में आपको छोटा सा चौकोर बॉक्स बनाकर बनाना है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे भारत का नक्शा बनाया गया है, राइट साइड में एक चौकोर बॉक्स बनाया गया है और मानचित्र बना दिया गया है, और यहाँ पे आपको चित्र नंबर लिखना है, ठीक है। और चित्र क्या संदर्भित करता है वो भी यहाँ पे लिखना है, चित्र का नाम भी लिखना है, ठीक। कैसे बनाए, तो देखिए नक्शा हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और लेबल नाम सहित होना चाहिए, है ना। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो नदी गुजर रही है उसका नाम है, ठीक है, तो नाम हमेशा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिए। आवश्यक स्थानों को चिन्ह या रंगों से दर्शाना पड़ेगा आपको, या चिन्हों से दर्शाना पड़ेगा। नक्शों का आकार होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से, क्योंकि देखो बड़ा अगर नक्शा बनाओगे तो समय ज्यादा जाएगा और वहां समय का अभाव रहता है, ठीक है, और शब्दों का भी अभाव रहता है। नक्शा बनाओगे तो आपको नक्शा को समझाना भी पड़ेगा, तो शब्द सीमा ज्यादा हो जाएगा तो आंसर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक, और मार्क्स कट सकते हैं। अब आता है कि किस विषय के लिए कैसा मैप बनाए, ये भी तो बात है, समझिए। भूगोल में आपको क्या करना पड़ेगा, तो भारत या विश्व का नक्शा बनाकर पर्वत, नदियां, मिट्टी और खनिज क्षेत्र दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो
ऐसे भारत और विश्व का रूपरेखा आउटलाइन बनाएं हमेशा, और केवल आवश्यक चीजों को सरल प्रतीकों के व लेबल से दर्शाएं। ठीक है, आपको दर्शा देना है, क्योंकि अब दर्शाओगे नहीं तो आपका आंसर अधूरा रह जाएगा, नंबर कट सकते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे कैसे करें, तो केवल संबंधित देशों का मानचित्र बनाइए, जैसे कि भारत चीन सीमा विवाद, है ना, लद्दाख अरुणाचल का नक्शा, ये सब बना सकते हो। पूरा मैप बनाने का जरूरत नहीं है, पूरे विश्व का मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसी बात को दिखाइए जो वहां पे पूछा गया है, जो जरूरत है। ठीक है, नक्शा बनाने का तरीका, तो केवल संबंधित क्षेत्र का बड़ा करके दिखा दीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पूरे भारत का नक्शा नहीं बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को दिखाया गया और चाइना का हिस्सा दिखाया गया, और दोनों के बीच में जो बॉर्डर से विवाद चल रही है वो हिस्सा दिखा दिया गया है। ठीक है, और सीमा विवादित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शा दीजिए, बात खत्म। इतिहास में कैसे दिखा सकते हो मैप, तो प्राचीन काल का नक्शा बनाकर साम्राज्य दिखा सकते हो, जैसे हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी, कौन कौन सभ्यता थी पुराने समय में, आप उसको दर्शा सकते हो। जैसे इस क्षेत्र में एंसेंट काल में उज्जैन थी, यहाँ पाटलिपुत्रा थी, यहाँ तक्षशिला थी, आप दिखा सकते हो। ठीक है, और बनाने का तरीका होना चाहिए, तो साम्राज्य की सीमा को डॉट या रंग से दर्शाएं। रंग तो नहीं होगा आपके पास, दो ही कलर के पेन ले जा सकते हो, ब्लू और ब्लैक, तो आप दर्शा सकते हो उससे। स्थलों को बिंदु व लेबल के साथ दिखाएं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट के साथ दिखाया गया है। आप ऐसे नक्शा बनाओ, एग्जामिनर अच्छे खासे नंबर दे के जाएगा। ठीक है, और याद रखें कि मैप हमेशा साफ सुथरा बनाएं, पठनीय बनाएं, जो आराम से पढ़ा जा सके। ऐसा नहीं है कि आपका राइटिंग डॉक्टर के राइटिंग से मैच करे, तब तो नंबर मिलने से रहा। अब आता है मैप समझ लिए कहाँ बनेगा, फ्लो चार्ट कहाँ बना सकते हो आप, तो फ्लो चार्ट कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देने का अच्छा तरीका होता है, और एक एग्जामिनर इससे काफी प्रभावित होता है। कब बनाए, तो जब आपको किसी चीज की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस या कारण, प्रभाव या वर्गीकरण दिखाना हो, तब आप फ्लो चार्ट बना सकते हो या डायग्राम बना सकते हो। कैसे बनाए, तो देखिए तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हब हब एंड स्कोप मॉडल, एक होता है ट्री डायग्राम, एक होता है वेन डायग्राम। तो आप तीनों से बना सकते हो, लेकिन एक चीज होता है कि कैसे कैसे बनाए। ठीक है, तो हब एंड स्पोक मॉडल, बीच में मुख्य बिंदु और चारों तरफ तीर, ये देख सकते हो ऐसे, यहाँ पे मेन मुद्दा रहेगा, चारों तरफ तीर के माध्यम से दिखाया रहेगा। ट्री डायग्राम क्या होगा, तो ऊपर से नीचे की ओर विभाजन किया जाएगा, जैसे जब आपको कोई चीज का विभाजन करना हो तो आप ट्री डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, और वेन डायग्राम कब बना सकते हो, जब आपको समावेशी करना हो। ठीक है, दो या अधिक चीजों का समानता और भिन्नता को दर्शाने के लिए आप ये बना सकते हो। किसी विषय के वर्गीकरण या विभाजन करने के लिए आप ट्री डायग्राम बना सकते हो, और किसी विषय के मुख्य पहलुओं या घटकों को दर्शाने के लिए आप हब एंड स्पोक मॉडल बना सकते हो। ठीक है, कहाँ बनाए, तो देखिए इसके पेज के बीचों बीच बनाए। ठीक है, जहां पे आपको आंसर लिखना है, और एक एक पॉइंट को आप फिर एक्सप्लेन करते चले जाओ, हो गया आंसर, है ना। जिसके बाद नीचे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। डायग्राम हमेशा साफ सुथरा बनाइए, बार बार कहा जा रहा है। देखिए समस्या की पहचान करिए, कारणों का विश्लेषण या फिर विकल्पों की पहचान, सर्वोत्तम विकल्प का चयन या कार्य, फिर आता है मूल्यांकन और सुधार। ऐसे ये सब के लिए आप दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं कि बिगिनर से, शुरू से चरण वाइज एकदम, है ना, स्टेप बाय स्टेप का आंसर कैसे लिख सकते हो। और ये जो क्लास होने वाला है वो बिगिनर्स के लिए भी है, जो अभी शुरू ही कर रहे हैं अपना तैयारी, उनके लिए भी है। सबसे पहला देखिए शुरुआत कैसे करें, तो आदत बनाए, शुरुआत करें, है ना, आदत बनाइए आप लिखने का। सिलेबस पूरा होने का इंतजार नहीं करें, आपको डेली एक आसान विषय जो आप पढ़ रहे हो उसको उठाइए और उस पे डेली एक आंसर लिखिए। शुरुआत में समय की चिंता ना करें और आप वर्ड की चिंता ना करो, आपके पास जितना ज्ञान है उस सब आपने कॉपी में उड़ेल दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप कंपाइल करके अपने हिसाब से उस आंसर को सुगठित सुव्यवस्थित बना सकते हो। ठीक, कैसे करें, तो किसी भी टॉपिक का चुनाव करें, प्रश्न को समझे और पॉइंट्स बनाएं, भूमिका लिखें, मुख्य भाग लिखें, निष्कर्ष के साथ लिखें। रोज लिखने की आदत डालें हमेशा।
कंटेंट की समझ और लिखने की आदत बनाइए। पहले जो कंटेंट है आपकी क्लास जो है उसको पहले आप समझिए, ठीक है। बाद में जब आप इससे डेवलप कर जाओगे, सेकंड चरण में आओगे, तो उत्तर को प्रभावी बनाने का प्रयास करिए। जैसे कि उत्तर में कीवर्ड जैसे समावेशी, विकास, देही को अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। सरकारी योजना और संवैधानिक अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल का संदर्भ देना शुरू कर दीजिए। जैसे कोई पॉलिटी में अगर प्रश्न है तो आप ऐसे कर सकते हो, डेटा दे सकते हो, उदाहरण और रिपोर्ट्स का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका आंसर जो है मीनिंगफुल लगेगा और जानकारी वाला लगेगा, ठीक है। कैसे करें, तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, योजना आर्टिकल्स का उल्लेख कीजिए, जैसे पॉलिटी से संबंधित है तो आपको आर्टिकल्स और योजना को वहां पे संबद्ध करना है। उदाहरण दीजिए, तथ्य और आंकड़ों को जोड़ें, उत्तर को स्ट्रक्चर्ड बनाएं, है ना, अच्छे से बनाएं, सुव्यवस्थित बनाएं, क्योंकि आप अब आदत आप अपने सुधार रहे हो, है ना, पहले से अब सेकंड स्टेप में आ रहे हो। उत्तर को प्रासंगिक बनाएं, तथ्यात्मक बनाएं और सुसंगठित बनाएं हमेशा। ये आपको हाई स्कोर दिलाएगा, ठीक है, और आपका एग्जाम क्रैक करने में आसानी होगा। तीसरा चरण में जब आओगे तो अब आपका आदत बन गया होगा, तो आप कोशिश करिएगा कि एक प्रश्न को 7 से 8 मिनट में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि 10 अंकों का प्रश्न जो रहता है ना 150 वर्ड्स का होता है, तो कोशिश करिएगा कि इसको 7 से 8 मिनट के अंदर इस प्रश्न को लिख लें, है ना। आगे चलते हैं। अब आता है कि अपनी भाषा को प्रशासनिक और तटस्थ बनाइए, मतलब कि अच्छा आपका भाषा होना चाहिए। अगर हिंदी से हैं तो भाषा शैली अच्छी लिखें, है ना। उत्तर में संतुलन रखें, सकारात्मक, आलोचनात्मक और समाधान आधारित होना चाहिए आपका उत्तर। कैसे करें, देखिए, टाइमर लगाकर उत्तर लिखने का प्रैक्टिस करिए। टाइमर लगाइए आप लास्ट में जब आप थर्ड स्टेज पे पहुंच जाओगे, देखिए कि आपको 7 से 8 मिनट में एक प्रश्न लिख पा रहे हो या नहीं। स्पष्ट लिखिए, संक्षिप्त लिखिए और प्रभावी भाषा का उपयोग करिए। निष्कर्ष हमेशा कैसा होना चाहिए, तो भविष्योन्मुखी होनी चाहिए और समाधान आधारित होना चाहिए। लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए थर्ड चरण में, तीसरा चरण में, तो समय प्रबंधन आपको आ जाएगा। उच्च गुणवत्ता और हाई स्कोरिंग उत्तर लिखना क्या हो जाएगा, आप सीख लेंगे, ठीक है। और आपको ये डेली करना है। जब से आप तैयारी शुरू करोगे, ये मत सोचिए कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप जो टॉपिक पढ़े हो, जैसे आज जो भी क्लास चला उसी पे आप आंसर लिखना शुरू कर दो, ठीक है। कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, तो ये भी जरा समझ लेते हैं। तो प्रश्न की मांग को ना समझना, ये दिक्कत हो जाएगा। प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है आपको समझना पड़ेगा। जो पूछा गया हो वही लिखें, जो आपको आता है वह नहीं। जो प्रश्न में पूछा गया है वो लिखा करिए, है ना। जैसे कि चर्चा करें, मूल्यांकन करें, ये सब डायरेक्टिव वर्ड्स हैं और इस पे ध्यान दिया करिए, ठीक है। गलत तरीका क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को चर्चा करें, तो केवल आप कारण लिख दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात है। सही तरीका क्या है, तो आपको कृषि, जैसे यहाँ पे पूछा गया जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर की चर्चा करिए, प्रभाव और यहाँ पे संतुलित दृष्टिकोण दोनों होना चाहिए। पेज के मार्जिन से बाहर नहीं लिखना है। जैसे कि हमेशा जो पेज रहेगा आपको इधर साइड दो मार्जिन रहेगा, आपको इसके बाहर नहीं, इसी के भीतर लिखना है आपको, ठीक है। बाहर निकालोगे आंसर अच्छा नहीं दिखेगा, मार्क्स कट जाएंगे। यूपीएससी की कॉपी में दोनों तरफ मार्जिन होता है, वैसे आप ये कॉपी मिलता है मार्केट में, ले सकते हो, उससे बाहर कुछ भी ना लिखें, देख सकते हो। केवल एक पक्ष लिखना, जैसे कि उत्तर हमेशा संतुलित दृष्टिकोण रखें। सरकार की आलोचना, इसे जब सरकार की आलोचना करना हो तो आलोचना करते समय भी आपको भाषा को मर्यादित रखना है और रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। गलत नहीं लिखना है क्योंकि आप सरकार के ही प्रतिनिधि बनोगे, है ना, ये बात है। इसलिए आपको आपका भाषा हमेशा तटस्थ रखिए, मर्यादित रखिए, ये बात है। जैसे कि ये नहीं लिखिए कि सरकार की नीतियां असफल हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हो। कोई योजना सफल नहीं है, ये भी नहीं लिख सकते हो। केवल समस्या है, सरकार जिम्मेदार है, ये सब नहीं लिख सकते हो। इससे आपके नेगेटिविटी को दिखाता है, आपके दृष्टिकोण को दिखाता है कि आप नेगेटिव हो, आपको एग्जामिनर के थ्रू अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सही तरीका क्या है, तो हमेशा लिखिए कि सरकार की नीतियां, उपलब्धियां और चुनौतियों के बारे में, तो कई योजनाओं से लाभ, आधारभूत संरचना, सुधार, ऐसा सब लिख सकते हो। आध्यात्मिक कलात्मक देख सकते हो, तो नक्शा और फ्लो चार्ट को पेन से ही रफ और जल्दी बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि समय आपके पास कम रहेगा। यहाँ पे पेंसिल, रंग, ये सब का उपयोग करके समय बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि कोई ज़्यादा मार्क्स तो मिलना नहीं है, ठीक है। सही तरीका क्या है, तो एक आउटलाइन खींचिए जल्दी से और जल्दी से दिखा दीजिए, ना कि कलरिंग करते रहिए, ठीक।
अपना समय बचाना है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में उठ रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। शुक्रिया।